प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2023 की मुख्य परीक्षा बिल्कुल सन्निकट है। ऐसे में उत्तर लेखन किस प्रकार से करें, ये मुख्य परीक्षा के प्रत्येक अभ्यर्थी को बेहतरीन तरीके से समझना है। और आज हमने उत्तर लेखन की इस कक्षा के अंदर जिस शख्सियत को आमंत्रित किया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मेरी छोटी बहन हैं, श्रीमती रचना भाटिया। और RAS 2003 का बैच, जिसका प्रशिक्षण 2006 में आरंभ हुआ था, इन्होंने पूरे प्रदेश भर में 13वीं रैंक हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है, और जितना मेरा ज्ञान है, कि इनके हिंदी के फर्स्ट पेपर में, उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, तो हिंदी के फर्स्ट पेपर में इनके 200 में से 170 अंक आए थे। और इसी प्रकार से इनके हिंदी के सेकंड पेपर में 139 मार्क्स आए थे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ज्ञान है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद इतने अंक हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कभी किसी ने हासिल नहीं किए, प्राप्त नहीं किए। इसका मूल कारण ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर लेखन में प्रत्येक विद्यार्थी के पास शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति होनी चाहिए। वो रचना के पास भरपूर है। तो आज मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसे बताने के लिए रचना उपस्थित हैं। और साथ ही बोर्ड का जो काम है वो हमारे श्री प्रेम कुमार पूरा करेंगे। तो हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, आत्मसात करेंगे कि किस प्रकार से उत्तर लेखन किया जाता है। तो 40 मिनट की इस कक्षा में जो सारगर्भित बातें होंगी वो मुख्य परीक्षा में आपके लिए बेहद लाभान्वित रहेंगी। तो मैं मंच को छोड़ रहा हूं और रचना मंच पर आमंत्रित हैं। थैंक यू भैया। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम, नमस्कार। आज जैसा कि भैया ने अवगत कराया कि मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन किस भांति किया जाए, इसके लिए एक शॉर्ट सा प्रशिक्षण दूंगी। और निश्चित रूप से ये बहुत ही तकनीकी कार्य है और ये एक तरह का कौशल है, स्किल है। और स्किल सदैव अभ्यास से आता है, ये आप लोगों को ठीक से ज्ञात है। मेरे साथ आज प्रशिक्षण के लिए जो मुझे सहयोग करेंगे लेखन वर्क में, वो हैं प्रेम जी। प्रेम जी, आप स्थान ग्रहण कर लें। जब मैं आपको कहूँगी तब आप लिखना प्रारंभ कर दें। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वॉल्यूम थोड़ा कम किया जाए माइक का, अगर कर सकते हैं तो। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी पिच ठीक है। हम बात कर रहे हैं उत्तर लेखन कैसे किया जाए। आप सभी वे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिन्होंने अभी प्रीलिम्स पास किया है, राइट? हाथ खड़ा करें जिन जिन ने प्री क्लियर किया। एक्चुअली मतलब सब ने किया है। ऑल आर सेलेक्टेड इन प्रीलिम्स एंड सभी जो है वो मुख्य परीक्षा फेस करने वाले हैं। अब मैं चाहूँगी कि हिंदी माध्यम वाले हाथ खड़ा करें ताकि मेरे को आपके माध्यम, ज़्यादातर हिंदी माध्यम के, तो हिंदी माध्यम वाले नीचे कर लें, अंग्रेजी माध्यम वाले हाथ खड़ा करें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि इंग्लिश मीडियम वाले 6-7 लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक थ्योरी बताना चाहूँगी, एक व्यवहारिक अनुभव बताना चाहूँगी कि परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें कितना अहम है। यदि मैं किसी विद्यार्थी को प्रश्न पत्र दे दूं और उससे संबंधित सभी रेफरेंस बुक्स भी पकड़ा दूं, मेरी बात समझ गए क्या? कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं आपको ये कहूँ कि ये लो, ये तो बेटा प्रश्न पत्र है और ये सारी रेफरेंस बुक्स हैं, और ये क्वेश्चन आया है कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहते हैं, 50 शब्दों में लिखना है और हिंदी की सारी किताबें भी आपके पास पड़ी हैं। उसके बावजूद भी हो सकता है, और इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि यदि किसी को
उस आंसर को ठीक तरह से कवर अप करना नहीं आता है तो वह कितने मार्क्स का आता है 50 शब्दों वाला प्रश्न? हाँ, 5 मार्क्स का आता है, तो उसमें से 2 मार्क्स वो लेवे। कंटेंट सारा उपलब्ध है, बट उसको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इसका आंसर लिखना कैसे है। एग्जैक्टली आंसर लिखने में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या कंटेंट तो आपके ब्रेन में बहुत सारा होता है, और 50 शब्द, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि 50 शब्द बड़े कम होते हैं और कंटेंट हमने बहुत ज़्यादा रट रुटा रखा होता है। तो क्या लिखें और क्या छोड़ें, पहला चुनौती ये होती है। दूसरी चुनौती ये होती है कि एग्जैक्टली क्या लिखना वांछित है, उत्तर में एग्जैक्टली क्या मांगा गया है। जो लिखें तो रिजल्ट आएगा, ना कि जो मुझे आता है उस टॉपिक पर वो मैं लिख दूं। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जनरली तुम ये भी सीखोगे कि क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं मुख्य परीक्षा में जिनका एक आधा शब्द यदा कदा तुमने कहीं किसी पुस्तक में किसी पृष्ठ पर पढ़ रखा है। मतलब थोड़ा उल्टा गेम खेलता है। क्या गेम चलता है कि जिस चीज़ का विस्तृत कंटेंट तुमने रट रखा है वो तो क्वेश्चन में आता नहीं। जैसे तुमने इस्लाम को बहुत, इस्लाम धर्म के बारे में एक टॉपिक है और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तुमने इस्लाम की शिक्षाएं पढ़ ली, इस्लाम की चुनौतियां, इस्लाम की परिस्थितियां। अब वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस्लामिक वास्तुकला पर 100 शब्द लिखो। अब वास्तुकला का पार्ट तुमने बहुत शॉर्ट में, बहुत लापरवाही से, बड़ा थोड़ा सा ही पढ़ रखा था, बहुत ज़्यादा उसके एग्जाम्पल नहीं है, समान नहीं है। तो ये एक बड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आंसर में लिखते समय, प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा लिखते समय व्यवहार में एक स्टूडेंट फेस करता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बड़ा सिर आदमी यूँ पकड़ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहते हैं। कितने शब्दों में लिखो? 2 नंबर का क्वेश्चन, 15 शब्दों में लिखो। अब भाई मुंशी प्रेमचंद इतने सारे उपन्यास लिखे, हमने सब कुछ पढ़ रखा था, और लिखने कितने हैं? 15 शब्द। और इस्लाम धर्म की, उसमें भी चलो इस्लाम धर्म की मूर्तिकला में भी, वास्तुकला में भी कुछ लिख लोगे कि कालीबंगा की कांस्य मूर्ति पर 100 शब्द लिखो। अब यार मुंशी प्रेमचंद पर तो 18 उपन्यास, उनका कथानक, स्टोरीज, मैसेजेस, भाषा, विधा, वो तो लिखो कितने? 15 शब्दों में। और कालीबंगा के अंदर एक कोई कांस्य मूर्ति मिली जिस पर आधी लाइन के.सी. श्रीवास्तव में लिखी हुई थी और हमने कभी जीवन में पढ़ी थी, अब उस पर लिखो 100 शब्द। अब ये गेम जिसको आता है, जिसने इस कौशल का विकास कर लिया कि एक पंक्ति का ज्ञान से मैं खूबसूरत 100 शब्द निर्मित कर सकता हूँ और 200 पन्नों के ज्ञान से मैं खूबसूरत 15 शब्द निर्मित कर सकता हूँ, जिसमें ये योग्यता है वही राजा है इस गेम का, मुख्य परीक्षा का। इसे मैं और एप्रोप्रिएट ढंग से बताना चाहूँगी, एग्जाम्पल कोट करके बताना चाहूँगी। जब मैं आरएएस मुख्य परीक्षा लिख रही थी, इतिहास में मैं बेहद अच्छी नहीं थी, इतिहास ठीक ठाक सा तैयार था मेरा, और उसमें एक पेपर ऐसा आया, इतना टफ आया कि जब मैंने प्रश्न पत्र पढ़ा तो मुझे लगा कि यार मैं किसमें मैं लिखूं क्या, करूं क्या। 200 में से 70 अंक का मुझे आज भी ध्यान है पेपर ऐसा था जिसके विषय में मैंने जीवन में कभी सुना था, आता वो भी नहीं था ठीक से, मतलब हाँ ये टॉपिक वहाँ से आया हुआ है, ये टॉपिक वहाँ से आया हुआ है। और मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा यार ये तो मतलब गया हाथ से, मेंस गया। मतलब आई वाज लाइक, जैसे आप कहते हैं ना कि 30 योद्धाओं के साथ एक योद्धा खड़ा है और सामने से 5000 का हमला हो जाए तो वो कहते हैं ना युद्ध गया, अब तो भाई ये सोचो भाई सरेंडर करना है या शहीद होना है। जब मैं उस परिस्थिति में खड़ी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं पानी पीने बाहर गई और फिर मैं वापस भीतर आई और मैंने मन में सोचा कि जैसा आता है, जो आता है,
अब मेरे पास जिसको कह लो कि एक ऐसा योद्धा जिसके पास तोपखाना नहीं है, बारूद नहीं है, तलवार नहीं है, सिर्फ 2 हाथ हैं और लड़ना है, तो फिर वो कैसे लड़ता है? बाहुबली को लड़ते देखा है पिक्चर में, है ना? कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता, कहीं पेड़ बांध देता है, कहीं नारियल का पेड़ नीचे कर देता है, कहीं बैलों के सींगों को आग लगा देता है। ये कहीं पर भी हथियारों की कैटेगरी में ही नहीं आती चीज़ें, लेकिन वो करता है, लड़ता है और वो जीतता भी है। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा को बाहुबली चाहिए, है ना, कि जब सामान ना हो, संसाधन ना हो, तो भी वो परिस्थितियों को बनाए रखें और बेहतर करें। तो आपको उस समय क्या करना होता है? अपनी चेतना शक्ति जगानी होती है। और मैंने उस निश्चित रूप से उसको खुद को कलेक्ट किया। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा ये टॉपिक कहाँ से आया, वहाँ से आया, इससे मिलता जुलता इस टॉपिक के बारे में मैं क्या जानती हूँ, है ना। फिर मैंने उसकी भूमिका बनाई, बढ़िया सा निष्कर्ष बनाया, सृजनात्मक, और जो जितना जैसा कंटेंट आता था लिखा। उस परीक्षा में जिसमें 70 नंबर का पेपर 200 में से मुझे सिर्फ ज्ञात था कि कहाँ से आया ये, उसमें भी टॉपिक क्लियर नहीं थे। मतलब एक एक टॉप क्वेश्चन में के बारे में अगर 100 शब्दों का प्रश्न है तो मुझे 2 लाइनें, 1 लाइनें, 3 लाइनें पता हैं। उसमें मेरे 120 अंक आए, 120। मुझे नहीं पता वो मतलब, लेकिन हाँ, उसको जब मैंने पूरा जब दोबारा पढ़ा मेरे ही लिखे उत्तर को, तो मुझे फील हो रहा था कि हाँ ठीक है। उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं है। उत्तर देख करके ऐसे लग रहा था कि हाँ पढ़ रखे हैं, नॉलेज है। उसको थोड़ा और ज़्यादा विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक बना दिया, रादर देन इंफॉर्मेटिव बनाने के, सूचनापरक बनाने के। तो ये एक स्वयं सिद्ध उदाहरण है कि लेखन कला कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि यदि आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं भी है तो भी आप उसको समेट दें। और अत्यंत बड़ा तथ्य यह है कि प्रश्न पत्र 100% आता हुआ ही मिलेगा, इट इज़ नॉट गारंटेड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कितना भी हम तैयारी करके जाएंगे, पेपर में ऐसे मिलते हैं जिनमें आपका ये स्किल देखना होता है आरपीएससी को, यूपीएससी को, कि जो नहीं आता है उसका आप क्या करते हो, तो उसको भी आपको प्ले करना होता है। अब मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी कि मुख्य परीक्षा के अंदर आपको कैसे और क्या क्या करना होता है। कैन आई मूव इजीली? मैं चल सकती हूँ? सबसे पहली चीज़, अब आप प्रेम जी हेल्प करिए, यहाँ लिखिए सिलेबस एंड प्रश्न पत्र। पहली महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों कि आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक उस सिलेबस में कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये कुछ इस तरह का है कि मैं आपको कहूँ कि नक्शे में अंडमान निकोबार कहाँ है, मैं कहूँ कि नक्शे में अफ्रीका कहाँ है, ठीक है, मैं ये कहूँ कि नक्शे में, इंडिया के नक्शे में, इंडिया के क्या, वर्ल्ड के नक्शे में राजस्थान कहाँ है, जयपुर कहाँ है, ठीक है। तो टॉपिक जयपुर जितना है या छोटा है, पर मैप इतना बड़ा है। तो सिलेबस में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ मैं, आपके ब्रेन में पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए और उसमें वो टॉपिक कहाँ है ये आपको पता हो जाना चाहिए और आपको उसकी प्लेसमेंट करनी आनी चाहिए। ये एक इतनी बड़ी फंडामेंटल चीज़ बता रही हूँ मैं, जिससे आप वहाँ पर खेल पाओगे आने वाली गेंद को, आने वाले प्रश्न को। क्लियर? और ऐसा आप कब करोगे? जब लाइक आपको, जब यहाँ आश्रम में जो कल्चर होती है, आपको वो टॉपिक्स दिए जाते हैं, है ना, तो उस समय आपको ज़रूर ये देखना है कि सिलेबस में उस टॉपिक की प्लेसमेंट क्या है। और जिस दिन आप प्रश्न पत्र लिखने जा रहे हैं उस दिन तक आपके ब्रेन का लेवल ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं जीएस की तो उसमें ये है, ये है, ये है, ये है, फिर हर टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स होते हैं, उसमें ये है, ये है, ये है, फिर सब टॉपिक्स में भी आगे 5 चीज़ें होती हैं, फिर उसमें ये है, ये है, ये है। इट इज़ लाइक जैसे जीएस में मुझे फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स में पहला टॉपिक एटम के बारे में आएगा, फिर एटम में ये है, फिर रदरफोर्ड का सिद्धांत है, ये है, एटम किसने खोजा था, एटम में क्या क्या पार्ट होते हैं, फिर ये होता है, ये हो गया। फिर दूसरा टॉपिक ये फिज़िक्स में मैं लाइक जो भी सपोज, मतलब मैं एक काल्पनिक बता रही हूँ कि न्यूटन आएगा, गति के नियम आएंगे, फिर गति के नियम कौन कौन से हैं ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसमें न्यूटन के 3 सिद्धांत
सिद्धांत आएंगे, फिर उसमें ये एग्जाम्पल आएंगे, ये थ्योरम आएगी, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये ऐसे तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। जिस दिन आपकी तैयारी का लेवल ये आ जाता है उस दिन आप मेंस क्रैक करते हो। ये नहीं कि सीधे आपसे पूछा एटम का वो क्या, वो तो या रट लिया मैंने, पर मुझे पूरी किताब, और निश्चित रूप से मैं आपको बता रही हूँ ईश्वर की दया से मैं इस परिस्थिति में थी कि मैं पूरी की पूरी किताब सुनाती थी। आप भैया से पूछ सकते हैं, राजस्थान का जीके तो मैं शुरू से लगाती थी, पहला लेसन ये, फिर दूसरा टॉपिक ये, फिर उसमें ये मोटा मोटा ये, फिर उसमें ये है, फिर ये है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये प्री के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुख्य परीक्षा का सारा गेम इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको स्मरण रहे कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अधिकतम शब्दों का जो प्रश्न आपको आ रहा है, यदि टॉपिक हो तो निबंध आ रहा है 200 शब्दों में, और नॉर्मली अगर टॉपिक की बात करते हो तो सिर्फ 100 शब्द किसी भी चीज़ के बारे में मैक्सिमम लिखने हैं। एंड 100 शब्द जब आप भूमिका निष्कर्ष लिखा कर लिखते हो तो मुश्किल से 60 शब्दों का नॉलेज काम आता है, राइट? इंफॉर्मेशन कितने शब्दों की चाहिए आपको? 60 शब्दों की बस। तो आप बहुत इन डिटेल जाने के बजाय आपको हर टॉपिक यूं तैयार होना चाहिए कि अब गेम पूरा बदल गया है। ध्यान रखना, प्री की तरह पूरा इन डेप्थ जा करके इधर भी प्री में कैसे पढ़ते हैं, प्री में ऐसे पढ़ते हैं कि हर पन्ने पर जितने भी प्रश्न जेनरेट होते हैं, जितने भी प्रश्न जेनरेट होने की संभावना है, वो सारे कंठस्थ किए जाते हैं, जिससे तकरीबन एक पेज पर 200-250 ऐसे भी कई बार पेजेस हमें मिल जाते हैं कि 200-200 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, और आपको वो 200 के 200 रटने होते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या करना है कि पूरा का पूरा लेसन पढ़ लिया, वो आपका 60, 70, 80 शब्दों में आप मेंटली प्रिपेयर हो, उसकी सूचनाएं आपके पास हैं। ठीक बात है? तो आपको टॉपिक पूरे सिलेबस में जैसे जयपुर नक्शे में कहाँ है ये पता होना चाहिए। और दूसरा शब्द इसने लिखा है प्रश्न पत्र, प्रेम जी ने, कि पिछले वर्षों में उस टॉपिक से क्या प्रश्न आए हैं और क्या उस टॉपिक को जिस रूप में मैंने पढ़ा है उस रूप में पढ़ने के उपरांत पिछले वर्षों में आए प्रश्नों के उत्तर देने में मैं स्वयं को सक्षम पाता हूं या नहीं। अगर मैं आंसर ही नहीं दे पाया तो जो मैंने पढ़ा उस पर क्वेश्चन मार्क है, जिस तरीके से पढ़ा उस पर क्वेश्चन मार्क है। एम आई राइट? आपको बात क्लियर हुई? जैसे आपको अगर मैं देखूं कि लास्ट ईयर का मैं देख रही थी, जैसे रावण हत्था पर क्वेश्चन आया हुआ था, तो अब आपने राजस्थान पूरा पढ़ लिया। जब आप राजस्थान पढ़ोगे तो आपको ऐसे पढ़ना है कि पहले में राजस्थान की भौगोलिक आएगा, फिर ये आएगा, फिर जलवायु आएगा, फिर नहर परियोजनाओं का लेसन है, राजस्थान के खनिज लवण हैं, राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं, राजस्थान के मेले हैं, ऐसे पढ़ते हो ना। ऐसे मुझे याद था पूरा स्टोरी के रूप में। जो इंडेक्स है ना बुक्स का और सिलेबस, वो सबसे पहले याद होना चाहिए। बुक्स का इंडेक्स भी याद होना चाहिए, उससे ही तुमसे आंसर बनेंगे और ब्रेन की फाइल इमीडिएटली खुलती है टॉपिक पढ़ते ही, और सारा कंटेंट तुम समेट पाते हो, एब्जॉर्ब कर पाते हो। अदरवाइज बहुत बड़ा गेम ये चलता है कि घर आकर शाम को कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि यार इसमें तो मैंने ये भी पढ़ रखा था और मुझे पता था, पर वहां मैंने लिखा ही नहीं। बहुत सारी चीजें लिखने से छूट जाती हैं। और बहुत बड़ा अनुभव बता रही हूं कि ना केवल घर आकर, जब तुम अपने वो 300 जो 100 शब्दों का पन्ना है ना वो पूरा भर लेते हो ना, तब भी तुम्हें लगता है कि ओले ये तो लिखा ही नहीं, इसमें अब तो जगह ही नहीं बची, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें बात, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं और ये ही नहीं लिख रहा। राइट? ये जो गेम है यही आरएस बनाता और बाहर करता है। यही गैप होता है प्रॉपर में और अलाइड में कहीं ना कहीं। राइट? प्रॉपर आने का मतलब 100% है ना, वट एवर इज पॉसिबल,
वो सब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें प्रोड्यूस करना है, वट एवर इज पॉसिबल। प्रेम जी आप वहीं जगह रखें अपनी। तो पहली बात मैंने जो बतानी थी महत्वपूर्ण वो आपको बता दी। अब मैं दूसरी बात आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, डैश लगाइए, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी प्रश्न में, हाथ खड़े करो, वो क्या होगी? पहली चीज क्या करते हो आप? रेज योर हैंड। हाँ बताओ। हैं? आप बताओ। हाँ, क्वेश्चन में पहली इंपॉर्टेंट चीज एग्जैक्टली क्या नाम है आपका? तालियां बजा दो दौलत राज के लिए। क्वेश्चन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर भी लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना। पहली चीज प्रश्न के आगे लिखो रीडिंग, थोड़ा छोटा ही लिखो, ज्यादा बड़ा मत लिखो। रीडिंग मतलब आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं। जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या होते हैं? सब क्वेश्चन होते हैं। मुझे वाटर बॉटल प्रोवाइड करवाई जाए, मैं लेकर आई थी साथ में, थैंक यू। जैसे मैं कोई भी अगर क्वेश्चन 2021 का कोई क्वेश्चन उठाऊं, कोई क्वेश्चन पढ़ूं, मैं एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूं 2021 की परीक्षा का, सिर्फ 15 शब्दों वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे आते हैं। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नामोल्लेख कीजिए। राइट? लिख पाओ अपना मतलब दोबारा पढ़ देती हूं मैं एक बार, बहुत ध्यान से सुनना। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नामोल्लेख कीजिए। अब कुछ लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? नंबर 1 फला, नंबर 2 फला, नंबर 3 फला, नंबर 4 फला। कितने मार्क्स मिलेंगे बताऊं? आधा या 1 नंबर। आती थी, जो पूछा वही लिखी, नंबर कितने आए? 50%। मतलब अलाइड में भी स्टैंड करने का स्कोप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सेफ नहीं है। हम जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरी गुड़िया छोटी, तो हम क्वेश्चन से आंसर बनाना सिखाते हैं बच्चे को। हमेशा उत्तर लिखें तो देयर शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस, डोंट राइट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। जब आप केवल 4 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखते हो तो in itself this is an incomplete sentence, but it is being expected as being an administrator कि आप complete sentence लिखिए। दूसरा, जिस विषय के बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में उन 15 शब्दों में ही कवर हो जाए, ऐसा लघु ज्ञान प्रदर्शित करने से चूके नहीं। अर्थात यदि आपको कुछ पता है, यदि आपको कुछ पता है उस चीज़ के बारे में और आप 15 शब्दों में थोड़ा सा एग्जैक्टली एक्स्ट्रा डालना आपके लिए पॉसिबल है तो उसको डालो, उससे हाथ खींचो नहीं। आर यू ओके? समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मैंने मलाई कोफ्ता बनाया तो मैं उसके ऊपर कटे हुए थोड़े से काजू, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल दूँ, और रेड कलर का, जो लोग कुकिंग जानते हैं वो बनाकर रेड रेड सा चिल्ली ऑयल और वो भी ऊपर स्प्रिंकल कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा। और अगर वाइट ग्रेवी मलाई कोफ्ता यूं ही पड़ा है बाउल में तो देखकर इच्छा ही नहीं होती है ना, वाइट वाइट सा क्या पड़ा हुआ, खाएं कि ना खाएं। राइट? गार्निशिंग। राइट? तो भले ही रेसिपी तो मलाई कोफ्ता है, उसमें धनिया पत्ती और काजू कतरे हुए डालना और रेड कलर का वो ऑयल डालना कहीं भी साइंटिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, परंतु आर्टिस्टिकली, कलात्मक रूप से रिक्वायर्ड है और इसके मायने हैं। राइट? मैं अगर इस आंसर को लिखूं तो मैं इस आंसर में
दो शब्द उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसके 4 वो हैं उसके बारे में भी बताते हुए, पहली लाइन ये कि महान भारतीय, यानी भारतीय वैदिक दर्शन, महान है तो महान शब्द तो मैंने खुद ही डाल दिया, महान एवं प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन की। अब कोई परंपरागत के बारे में कुछ अगर पर्टिकुलर आपके नॉलेज में है, कुछ उसको पहले से ही आपको ठीक से पता है, वो डिफाइन करते हुए डालते हुए कुल 6 शाखाओं में से 4 शाखाएं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये राजस्थान के नक्शे में जयपुर दिखाना हो गया। यानी जयपुर के विषय में कोई पूछ रहा है तो आप उसकी मैपिंग एटलीस्ट राजस्थान में कर दें, थोड़ा सा बड़ा स्फीयर चुनें और उसमें उस टॉपिक को स्थापित करने की परंपरा डालें। जैसे रावण हत्था क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा मेरा भी नॉलेज कंपैरेटिवली ठीक है, तो रावण हत्था मांगणियार जाति बजाती है। रावण हत्था के बारे में क्या क्या जानते हो, चलो हाथ खड़े करो, हाँ बोलो। हैं? बैठ जाओ, 2 बातें हो गई। हाँ, इससे नई बात बतानी है अब। ठीक है, बैठ जाओ। और हैं? क्या है? ठीक है, और हाँ, सबसे परंपरागत तो आप कैसे कह सकते हैं, फैक्ट बेस्ड है क्या ये? ठीक है, बैठ जाओ। और हम मतलब हमें टाइम हो गया ना, इतना साल हो गए तो उतना किताबी ज्ञान तो कंठस्थ नहीं है। हाँ, आगे बताओ, और किसी को कुछ पता है रावण हत्था के बारे में, और कुछ जानते हो क्या? बस इतना ही नॉलेज है हमारे पास, मोटी मोटी जो बातें निकल कर आई। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या किया था, रावण हत्था क्या है, यानी कि अब इसका उत्तर तुम क्या लिखोगे बताओ। आश्चर्यजनक रूप से कुछ बच्चे, ये पेन यहां से उठा लो बेटा, पैरों में कभी भी यहाँ में आई, मेरे को ये कल्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पेन वेन पैरों में मत रखा करो। हाँ, पहली चीज जो महत्वपूर्ण है कि जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी नहीं बता रहा कि रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। और कई महान लोग ऐसे भी होंगे जो ये लाइन भी नहीं लिखेंगे कि ये वाद्य यंत्र है, सीधे ही रावण हत्था पर बोलना शुरू हो जाएंगे और बहुत बारीक लिख देंगे और बहुत मोटा कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप इसका उत्तर बताओ, कौन बताएगा कि इसमें क्या क्या कैसे लिखोगे अब एक लाइन लिखनी है, उस एक लाइन में क्या क्या चीजें आ जाएं, कैसे लिखना, कोई ट्राई करेगा? यस प्लीज। पंद्रह शब्द। अब मैं तुम्हें एक जादू की चाबी दूंगी, ठीक है? अभी तुमने शायद मेरी क्लास ली हुई है क्या, इसलिए तुम्हें पता है उस जादू की चाबी का? हाँ बताओ, बैठ जाओ। वेरी गुड, नॉलेज वाइज इट वाज गुड, बट 15 शब्द। हाँ, रावण हत्था एक तत्ववाद्य यंत्र है जो आधे घंटे नारियल की आकृति का होता है और मांगणियार जनजाति द्वारा 15 शब्द खत्म, वादन किया जाता है। 15 शब्द खत्म, बैठ जाओ। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो, लेकिन अभी तो जो है वही नहीं संभल रहा। 15, मेरी बेटी एक गेम खेलती है मोबाइल पे जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है और उसको में बैग में भरना होता है वो पिक कर करके। तो उसमें क्या होता है कि जब मतलब उसको सो मेनी टाइम्स उसको क्या करना पड़ता है उस गेम में कि वो 3 डालती है, अब उसको 4 और भी डालने की इच्छा हो रही है, उसमें पिक एंड चूज होता है। तो वो जिस बोरे में या जिस बॉक्स में डाल रही होती है वो बॉक्स क्या कहता है, फिल्ड, यानी कि पिछला निकालो
तब नया डालो। ठीक है, तो यहां ये बोल रहा है फिल्ड, यानी कि जितना नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम में से कोई भी उसे 15 शब्द में अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा। और गेम कौन जीत जाएगा? सबको रावण हत्था के बारे में पता है, मुझे इतने साल हो गए राजस्थान छोड़े हुए, तो भी मोटा मोटा तो मुझे भी पता है ना, पता सबको है, लिखना सब जानते हैं, लेकिन 15 शब्दों में अधिकतम समान। फिर वो उस गेम में क्या चलता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर से यदि आप वो सामान डालोगे तो वो बोरा सारा लेने की क्षमता रखता है। आर यू लर्निंग दिस पॉइंट? ऐसा नहीं है कि वो गेम में जितना कंटेंट मोबाइल पर, जितने ऑब्जेक्ट्स लाइक उसमें किसी बच्चे की ड्रेस है, माला है, टॉप्स हैं, टॉय है, वाटर बोतल है, लंच बॉक्स है, बैग है, बुक है, पेन है, कलर्स हैं, ऐसे खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में डालते हैं तो वो बॉक्स सारे ले लेता है। अगर बिना दिमाग लगाए तुम यूं ही डालोगे तो वो 3 पर ही बम 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 बोलना चालू कर देगा, भाई मैं तो भर गया, फिर पिछले 2 निकालो, फिर दूसरे 2 डालो, ऐसे करके ये ही ब्रेन का वो स्किल डेवलप करते हैं कि कैसे डालो कि वो पूरा भर जाए और इवन खाली रह जाता है। जो महिलाएं हैं वो अलमारी लगाती हैं, साड़ीज लगाती हैं, तो कई बार अलमारी यूँ खोलते ही सामान ऊपर गिर रहा होता है। नौकरी पेशा महिलाओं के घर अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन अगर उसको व्यवस्थित करके लगाया जाता है तो वही अलमारी आधी खाली भी हो जाती है। दैट इज द गेम, राइट? अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन के बारे में तुमने मोटे मोटे तौर पर जो मुझे चीज़ें बताई, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रावण हत्था राजस्थान, मूल रूप से राजस्थान का वाद्य यंत्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाद्य यंत्र है, राजस्थान से बिलोंग्ड है, वाद्य यंत्र है। किस जाति से बिलोंग्ड है? मांगणियार जाति से। और भोपे इसको बजाते हैं, और पाबू जी की फड़ के टाइम बजाया जाता है, और कटे नारियल से बना होता है। और कोई फैक्ट छूटा? मूल रूप से राजस्थान से जुड़ा एक तत्ववाद्य यंत्र जो आधे कटे नारियल से बना होता है। फिर थोड़ा सा मैं वापस इसको और करेक्ट करूंगी। मूल रूप से राजस्थान से जुड़ा आधे कटे नारियल से बना एक तत्ववाद्य यंत्र जो भोपा जाति द्वारा बजाया जाता है, रावण हत्था कहलाता है। 15 शब्द। ओके, डिड यू गेट मी? ठीक है, अभी मेरी थोड़ी प्रैक्टिस बहुत कम है। एक दौर था, ईश्वर की दया है, जब मतलब ऐसा लाइक उसी क्वेश्चन को 15 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, जो बोलो जैसे बोलो, ठीक है। दैट वाज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सेंटेंस की फ्रेमिंग में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। एडजेक्टिव्स के रूप में यदि हम पहले कुछ चीजों की प्लेसमेंट कर देते हैं और लास्ट में केवल लाइन कंप्लीट करते हैं, तो सिंगल सेंटेंस में जनरली ट्राई टू कंप्लीट योर 15 वर्ड्स। ऑल एस्पेक्ट्स शुड बी शोन एज क्वालिटी। विशेषताएं जो है वो सीक्वेंस में चलती हैं। आप क्या कर रहे थे? हर विशेषता का एक सेपरेट सेंटेंस बना रहे थे। कैसे? रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्था राजस्थान से जुड़ा होता है, रावण हत्था आधे कट्टे नारियल से बना होता है, रावण हत्था मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है, रावण हत्था पाबूजी की फड़ के टाइम गाया जाता है, बजाया जाता है, रावण हत्था जो है तत्ववाद्य यंत्र है, राइट। अब तुमने होता है 70% शब्द तो होता है से भर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं संयोजक वाक्यों का प्रयोग और संयोजक चिन्ह का प्रयोग।
यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, अथवा, और, तथा, एवं, ये सब संयोजक शब्द हैं जो एक ही सेंटेंस को बहुत लिंगर ऑन करने के काम आते हैं, राइट? एक बहुत खूबसूरत संयोजक, यद्यपि डॉट 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 तथापि, ये ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, भाषाई सौंदर्य है, इसको यूज करना है। कुछ चीजों को डाल लो, कलेक्ट कर लो, और मैं तो डालूंगा, ये शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसा करती थी कि ये मेरे पास तो रेडीमेड सामान पड़ा है कि मेरे को ये 25 शब्द बहुत पसंद हैं, तो मेरे तो आंसर शीट में ये 25 शब्द घुसेंगे, जैसे मर्जी घुसे, ठीक है? जैसे मेरे घर में मुझे कुकिंग का और डिनर सर्विंग का बहुत शौक है, बहुत क्रेज़ है, तो मान लीजिए मेरे घर में एक बाउल है, मैंने सारी चीज़ें बनाकर सर्व कर दी, एक पर्टिकुलर बाउल है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रीशियस है, एंड गेस्ट आने वाले हैं, अब कोई डिशेज़ ही नहीं है, तो मेरे हस्बैंड कई बार हंसते भी, इसमें नहीं, मैंने कहा नहीं, ये बाउल तो भाई आज जाएगा डाइनिंग पर, तो इसमें सौंफ चीनी डाल करके या कुछ बना के, कुछ स्प्रिंकल करके वो सर्व कर दिया। बट आई पुट दैट बाउल बिकॉज आई एम हैविंग अ ब्यूटिफुल बाउल, I'll show it to my guests. I have a beautiful word, I'll show to the examiner. इस ट्रेंड को डेवलप करना होगा, यू हैव टू बी स्मार्ट। जो पढ़ा है, याद कर रखा है, भयंकर ढंग से कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशंस का पहाड़ इकट्ठा कर रखा है, एवरेस्ट पर्वत, उसको वहाँ पर पटकने से आरएएस मेंस प्रॉपर नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो नॉलेज में कहीं डिफीट नहीं खाते और 10-10 साल आरएएस परीक्षा लिखते हैं, और वो बेचारे कहते भी हैं कि यार जिनका होता है उनसे ये पूछने भी आते थे ओटीएस में कि तुमने क्या लिखा था, हमें 100% पेपर आता था, तुमने क्या लिखा था, ठीक है? तो ये जो लिखना है ये मायने रखेगा। अब मैं, पहली बात आ गई रीडिंग, इसके बाद दूसरी चीज़ जिस पर मैं आऊँगी वो है अंडरस्टैंडिंग। लिखो, अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है भैया। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है बीए में एक बड़ा इजी सा हिस्ट्री का पेपर लगता था जिसमें ये राम और कुछ पर्टिकुलर मतलब भारतीय संस्कृति का एक पेपर लगता था, तो वो काफ़ी मतलब जनरल सा था कि कुछ नहीं भी बहुत पढ़ रखा तो अपन लिख सकते हैं नॉलेज के आधार पर। उसमें एक क्वेश्चन आया कि श्री राम दाम्पत्य संबंधों के आदर्शवाद का अभूतपूर्व उदाहरण है, व्याख्या कीजिए। वो लंबा लिखना होता था उस समय, सप्लीमेंट्री कॉपियां भरनी होती थी, ठीक है? तो मैं पेपर देकर बाहर आई तो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा जनरली बच्चे कैसे पढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था, राम पर एक क्वेश्चन था सिलेबस में, बट उसमें बहुत छोटी सी 2 लाइनें आई हुई थी। तो जनरली बच्चे वो जो राम का क्वेश्चन था ना, वो सारा का सारा एज इट इज पेस्ट मार कर आए हुए थे, और सब ने बाहर आकर हाँ वो तो राम वाले उस लेसन से आया था, वो कर दिया। मैंने कहा वो कहाँ था, वो तो था ही नहीं, वो तो पूछ रहा है दाम्पत्य जीवन की एग्जाम्पल है, तो राम पर सब कुछ थोड़ा ना लिखना था, पर्टिकुलरली उनके दाम्पत्य जीवन के आदर्शवाद पर लिखना था कि उन्होंने एक ही महिला से विवाह करने का संकल्प लिया, जबकि उस जमाने में कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, है ना, और भी जो भी बीसियों चीज़ें थी। तो उन्होंने स्वयंवर को प्रेफर किया, यानी कि जिसमें कन्या वर चुन सकती है, तो मतलब भरोसे का रिश्ता होता है ये, मतलब जिसमें उस समय नहीं तो कन्या को मतलब उस समय तो खैर कन्या वाज पावरफुल, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब और वो दाम्पत्य की पराकाष्ठा है कि वो उसकी मतलब अपनी पत्नी को चाहे संसाधन कैसे भी थे क्या थे वो लेकर आते हैं अंततः रावण को हरा करके, तो जो अपना पुरुष धर्म है वो निभाते हैं। तो इस तरह से करके मतलब अल्टीमेटली लिखना था दाम्पत्य संबंधों पर बच्चे राम की पूरी कहानी जो उसमें थी, जो उस क्वेश्चन में थी, वो लिखा है। और जनरली लोग आरएएस में भी यही करते हैं, वो ये नहीं देखते कि पूछा क्या जा रहा है,
वो लिखते हैं जो मैंने पढ़ रखा है, और जनरली पूछा वह जाता है जो बहुत क्लियर कट पुस्तकों में साफ सुथरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो साफ सुथरे अनअवेलेबल है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, पढ़ने का स्किल डेवलप कीजिए, उसके बाद उसको समझने का स्किल डेवलप कीजिए। तीसरा पॉइंट है फॉर्मेटिंग। लिखो, मैंने तुम्हें अभी रावण हत्था के बारे में बताया, तुम उसको क्यों लिख पाए? पहले ही तुमने रावण हत्था के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में कैलकुलेट कर ली। मतलब अब मैं भी क्यों लिख पाई उसको, कि मुझे रावण हत्था के बारे में ये 5 बातें पता है, ये पहले इमेजिन कर लेनी है। सीधे आंसर लिखना चालू कर दिया तो होता है, करते हैं, बजाते हैं, ते हैं, ता है, ती है में 15 में से, मतलब ते ता है, ती है के लिए 20 शब्द चाहिए तुम्हें। नो, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में मेरे पास सामान क्या है और मैं किस फॉर्मेट में उसको अटेम्प्ट करूंगा, ये मेरे को दोनों बातें। इसमें फॉर्मेटिंग से पहले बेटा एक पॉइंट डाल, कलेक्शन, फिर फॉर्मेटिंग। मतलब कलेक्शन, फिर कलेक्शन के बाद लिख अरेंजिंग, फिर डाल फॉर्मेटिंग, फिर डाल क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी। अब आप इस बात को समझो कि पहले तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने उसको पढ़ना है, फिर उसको समझना है। समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न, उप प्रश्न उपलब्ध होंगे। फिर आपको, आपके पास क्या सामान है, वॉट यू आर हैविंग, वही गुड़िया वाला गेम कि मेरे पास ऑब्जेक्ट डालने के लिए अवेलेबल क्या क्या है, ठीक है। फिर उस कलेक्शन को अरेंजिंग कि पहले क्या डालूं, बाद में क्या डालूं, जिससे वो सिमट जाए और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट उस थैले में कैरी हो जाएं, छूटे कम से कम, ठीक है। वो करने के लिए फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग जो मैंने की, मुझे भी 3 बार सेंटेंस बनाना पड़ा मंच पर बोलते समय। पहले बना लेना है दिमाग में, फिर लिखना है। जब तुम इसका लगातार अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे ब्रेन वैसे ही तुम्हें सेंटेंस के ऑप्शन भी देने लग जाएगा, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपको समझा रही हूँ, इसको नज़रअंदाज करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब मैं अंडरस्टैंडिंग शब्द पर फिर से एक बार, जब आप क्वेश्चन समझना, जब हम विधानसभा प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना एज एन ऑफिसर, उस समय बड़ा ये काम आता है कि लोग, अक्सर मैं देखती हूँ कि विधानसभा क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आंसर कुछ और चिपका रहे हैं, सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगेन वही जो डाटा तैयार, वो बार बार ऑब्जेक्शन लग लग के आ रहे हैं 20-20 बार आ रहे हैं। वो बेचारे क्या करें, जो पूछ रहे हैं वो तो बता नहीं रहे हो, अपनी मर्जी से जो तुम्हारे पास सूचनाएं तैयार है, मासिक प्रपत्र तैयार है, वो चिपकाए जा रहे हो। मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन है, लियोनार्डो द, अब ये 50 शब्दों में है, लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहां पर चित्रित किया था? अब इसका उत्तर तो कहां किया था, हैं? आपको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, हाथ सबसे पहले तो रेज योर हैंड। हाँ ठीक है, अब बैठ जाओ। अब 50 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और जो पूछ रहा है वो तो एक ही शब्द में खत्म हो गया, तो उससे 5 नंबर मिलेंगे। अगर ये उत्तर लिख दे तो कितने नंबर मिलेंगे? 1.5 नंबर। जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कितने नंबर मिलेंगे? मैं बता रही हूं, धीमे बोलने से कुछ नहीं होगा। 1.5 नंबर। क्या लिखोगे अब इसको? यहां अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, ठीक है। लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहां पर चित्रित किया था?
क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें? हाथ खड़े करो, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास लंबी नहीं खींचनी। बोलो, हाँ बोलो, शाबाश। हाँ, लियोनार्डो दा विंची था कौन? दूसरी बात क्या आ रही है? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ लियोनार्डो दा विंची कभी टॉपिक से तो नहीं बंधे, वैसे तो अध्यात्म और उसमें रहे हैं वो, ये टॉपिक जरूर एक पर्टिकुलर टॉपिक है। क्या ऐसा है कि लियोनार्डो दा विंची किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही चित्र बनाते थे? नहीं, तो ये तो टॉपिक पॉइंट गलत है आपका। दूसरा तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि लास्ट सपर का टॉपिक क्या था, बट यू कैन नॉट से कि लियोनार्डो दा विंची किस टॉपिक पर। तो पहला तो लियोनार्डो दा विंची कौन थे? एटीट्यूड ऑलवेज मेक डिफरेंस। जंगल में शेर भी होता है, हिरण भी होता है, बकरी भी होती है। तुम जिस जगह जाने जा रहे हो, शेर बनने जा रहे हो। एटीट्यूड, डोंट से लियोनार्डो कौन था, क्योंकि अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में बैठा एटीट्यूड बाहर आता है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। और 3 दिन में या 30 दिन में उस एटीट्यूड को चेंज नहीं किया जा सकता। जिंदगियां लगती हैं उसमें, बरसों बरस लगते हैं। एटीट्यूड मैटर करता है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो पहले हाथ खड़ा किया जाए। एटीट्यूड मैटर करते हैं कि क्लास में कैसे बैठा जाए, यूं, ठीक है? क्योंकि आरएस बनने के बाद भी कभी जीवन में ऐसे नहीं बैठ पाओगे, सिर्फ अपने पटवारी जी के सामने बैठ सकते हो। हम भी कलेक्टर के सामने ऐसे बैठते तो वो टोक देता है, ऐसे मत बैठो। तो एटीट्यूड मैटर्स। फर्स्ट थिंग, लियोनार्डो दा विंची कौन थे? बहुत बड़े आदमी थे भाई, कौन था नहीं, गली में गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, ठीक है? आज भी उतनी क्लासिकल पेंटिंग्स दोबारा तो भैया किसी से ना बनी मेरे ख्याल से धरती पर। इतनी टेक्निक्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कलर कॉम्बिनेशन, ये वो फलां फलूं, इतना सब हाईटेक हो गया। पेंटिंग्स में इतने सारे टूल्स आ गए, बट किसी गिरजे की छत को इस रूप में पेंट कर देना, बरसों बरस पेंटिंग्स, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें कई कई वर्ष लगाए उस व्यक्ति ने, तो महान आत्मा थे, है ना? इसके अलावा मल्टीपल डायमेंशंस थी उनकी। तो कौन थे, डन हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि सपर जो है वो उसका टॉपिक क्या था, और बेसिक जो कहाँ बनाई थी वो तो बेसिक पॉइंट है ही है। और क्या क्या, और कंटेंट में क्या क्या आएगा? हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया, वो आ गया। हाँ ठीक है, कलात्मक महत्व, बैठ जाओ। कलात्मकता क्या थी, एक आर्टिस्ट की नजर से उसमें क्या खासियत था? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्टली क्या नाम है? तालियां बजा दो। राजस्थान में जयपुर नक्शे में है कहां? मेरा पहला टॉपिक, पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रावण हत्था की बात करते हो तो राजस्थान के वाद्य यंत्र से क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं करोगे तो जितना मर्जी ज्ञान टपकाया ना, आरपीएससी भी टपकाएगी। आपको लिखना पड़ेगा, आपको बता, किसी भी चीज को स्थापित तो करना पड़ता है ना यार। कोई भी चीज है, कलश की भी तो स्थापना की जाती है ना, बेस तो चाहिए हर चीज को, चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम्हें चांद पे जाना है तो तुम एटलीस्ट सौर मंडल को तो आइडेंटिफाई करोगे ना कि किस सौर मंडल के चांद पर जाना है। चांद भी बहुत सारे हैं, क्यों? अगर तुम्हें पर्टिकुलर कहीं परिस्थिति में आकाशगंगा आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये स्फेयर है, उसमें ये यहाँ पड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज रेनेसा, रेनेसा को अवॉइड कर दिया, सदी को अवॉइड कर दिया। वो बेचारा गा गा कर कह रहा है कि कहाँ चित्रित किया गया था। तुम्हें क्या लगता है कि 50 शब्दों में कहाँ शब्द का महत्व सिर्फ उस गिरजाघर से बना है? नो, इसका आंसर बहुत बहुत रिवोल्यूशनरी आंसर है। उसको तुम्हारा बुद्धि का स्तर देखना है।
उसको जाना नहीं है कि वो एड्रेस नहीं पूछ रहा गाड़ी रोक करके कि यार ये मैं इटली आया हुआ हूँ, लियोनार्डो विंची का लास्ट सपर कहाँ बना हुआ है बता दे मैं देखाऊं। नो, उसको देखना है कि मैं किसी आरएएस से बात कर रहा हूं क्या। और आरएएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पुनर्जागरण क्रांति जहां हुई थी उसकी जन्मदात्री स्थली इटली के फला जगह में फलाने ने फलानी सदी में फलाने टॉपिक पर द लास्ट सपर की रचना की, जो कला में पुनर्जागरण क्रांति का अधिष्ठाता बना, जिसमें पुनर्जागरण का जो कंसेप्ट था कि जो भी परंपरागत था उससे कुछ नया करना, तो द लास्ट सपर भी टॉपिक वाइज परंपरागत आर्ट से कुछ नया था और पुनर्जागरण का अधिष्ठाता था, पुनर्जागरण का प्रतिबिंब था, पुनर्जागरण का प्रतीक था। ठीक है, समझे तथ्य को? कोई क्वेश्चन? कि रेनेसां अगर नहीं लिखा, पुनर्जागरण नहीं लिखा, यदि वो सदी नहीं लिखी, समय नहीं लिखा, तो आपको अगेन 5 में से 1.5 नंबर। और उसमें द लास्ट सपर में पुनर्जागरण शब्द का अगर महत्व स्थापित नहीं कर पाए तो उसका मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए ऐसे ही है, इक्वल है, चीज़ों के कोई मायने नहीं है। क्योंकि हर चीज़ का एक ऑफिसर के लिए वैचारिक महत्व होता है। यदि तुम उसके अंदर से वैचारिक महत्व नहीं खोज पाए तो वो वैसा ही है कि बादाम के अंदर से गिरी तो निकाल नहीं पाए, छिलके को लेकर बैठे हुए हो। किसी को तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, गूगल करेंगे मिल जाएगा कि कहाँ बना हुआ है। ठीक है, सब है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर ये नहीं है कि द लास्ट सपर को पुनर्जागरण से कोरिलेट करके कोई वैचारिक क्रांति जनरेट कर सके। वो सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क के पास है और उन्हें एक ऐसे मस्तिष्क का इंतज़ार है जो वैचारिक है। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैंने एक तुम्हें बेसिक बताया। अब हम बात कर रहे हैं कि लास्ट में लिखो उदाहरण, तुलना, समीक्षा, विश्लेषण, समन्वयात्मक निष्कर्ष। उदाहरण, तुलना, समीक्षा, विश्लेषण और समन्वयात्मक निष्कर्ष स्थापना। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इनमें से कुछ चीजें, और लगभग हर प्रश्न में इनमें से कुछ ना कुछ चीज काम आएगी। समन्वयात्मक निष्कर्ष की स्थापना, चीजों को उदाहरण देकर प्रतिस्थापित करो, वो मिटो दिया। समीक्षा सही लिखो, ठीक है। इनके क्लिक्स ले लेना, बाद में अपन शेयर करेंगे। हाँ, वो निकालो, वापस निकालो। उदाहरण, समीक्षा। समीक्षा में स पर बिंदी नहीं आएगी और क्ष भी सही लिखो। स म क्ष, झा थोड़ा ना, क्ष क्षत्रिय, कोई बात नहीं। समीक्षा, समन्वयात्मक निष्कर्ष, हाँ वह पूरा, हाँ निष्कर्ष, ठीक है। तो इस तरह अब इसमें जैसे लाइक समन्वयात्मक, कई बार ऐसे दो चीज़ों की तुलना आ जाएगी तो फिर एक कोऑर्डिनेट करते हुए कॉम्बिनेशन वाला निष्कर्ष स्थापित करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन की अपनी कुछ डिमांड हो सकती है, बट ये सारे विजन वाली चीज़ें हैं तो तुम्हें विजन तुम्हारे पास होनी भी चाहिए और स्थापित भी करनी पड़ेगी। अब मैं बेसिक बात करूंगी कि ग्राफिक्स, एक पॉइंट लिखो। आंसर, कुछ आंसर लिखो ग्राफिक्स, कुछ आंसर तुम्हें कोई ड्राइंग बनाने की, कोई नक्शा बनाने की, है ना, कोई पॉइंट्स के ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाने की,
के ऑप्शन देंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो सपोज पुनर्जागरण पर क्वेश्चन आता है तो मैं एक चीज यूज करती थी, फलानी सदी में मुख्य रूप से इटली एवं समूचे यूरोप में आई क्रांति जिसने राजनीति, समाज, कला, धर्म, संस्कृति, विज्ञान को प्रभावित कर समूचे विश्व को अपने आगोश में ले लिया, टाइप्स व्हाटएवर। तो एक समझ गए ग्राफिक, इसको क्लीन करो। इसी तरह से कुछ चीजें, जैसे तुम्हारे कोई क्वेश्चन आया था कि 4 भारतीय दर्शन लिखो, तो अगर ये 50 शब्दों में आ जाए सपोज, तो यहां पर मतलब चाहे जैसे तुम 4 वेद ऊपर आ गया अगर क्वेश्चन, तो ये यहां पर हमने चारों वेद लिख दिए। एक, दो, तीन, चार, फिर यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ये इनके 4-5 मतलब मुख्य बातें। इनके क्लिक चाहिए होंगे मुझे बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये वेद लिख दिए और यहाँ पर इनके बारे में इनकी जो 4-5 विशेषताएं हैं वो डाल दी। इसको बोलते हैं ग्राफिक्स। इसको हटाओ, क्लीन करो। एक मैं यूज करती थी जैसे कोई भी चीज है, अगर मान लो उसके 3, एक डायग्राम बता रही हूँ, सपोज 3 है, 4 है, ठीक है। फिर एक बॉक्स ऐसे वाला यूज करके सिर्फ डायग्राम में ही आंसर समेट देना। यहां ऊपर टॉपिक आ जाएगा मान लो, ठीक है ना। कोई और चीज भी उसमें अगर ऐड ऑन करनी है तो यहाँ पर एक मतलब नीचे और भी बॉक्स छोटा बना सकते हो जिसमें सद लिख सकते हो। जैसे 3 मान लीजिए छायावाद, फलानावाद, फलानावाद, तो ये इस अवधि में था, ये इस अवधि में था, ये इस अवधि में था। महत्वपूर्ण कवि इसके ये थे, इसके ये थे, इसके ये थे। इस तरह से पूरा आंसर कवर कर दिया। ऐसे स्कोप तुम्हें अलग अलग आंसर्स में मिलेंगे। ये बोलते हैं ग्राफिक्स। नेक्स्ट, इसको हटाओ। नेक्स्ट बात मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि ग्राफ का प्रयोग, ग्राफ का भी प्रयोग तुम कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ्स का भी कई डाटा वाली बेस चीजें हैं तो वहां कर सकते हो। एक जो चीज है, अब मैं मोटे तौर पर अपन बातें करेंगे और इसको समेटेंगे, वाइंड अप करेंगे। एक तो मैं कह रही हूं कि सरसरा पढ़कर पॉकेट्स रेडी करो। पॉकेट रेडी करने का मतलब ये होता है कि किट तैयार पड़ी होनी चाहिए ब्रेन में, फाइल्स। खट पुनर्जागरण खुल गया, खट ये खुल गया, खट वास्तुकला खुल गया, खट मॉडर्न इंडिया में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम खुल गया। तो अब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम खुल गया तो क्या खुल गया? कब हुआ था, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, और निष्कर्ष में मैं क्या लिख सकता हूं, और एक अच्छी कोटेशन, 2-3 बुक्स के अच्छे एग्जाम्पल जो मैं वहां कोट कर सकता हूं। इस तरह से लगभग 1 पन्ना ऑफ रजिस्टर बस
सन 57 समेटा पड़ा है, ये काम आएगा। पूरी की पूरी बड़ी बड़ी किताब ब्रेन में पड़ी हुई है तो उससे 100 शब्द या 50 शब्द निकल कर नहीं आ पाते हैं। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि तो रेडीमेड पॉकेट्स रखनी है कि हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे पास एक पन्ना तैयार पड़ा हुआ है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन लिटरेचर पढ़ना है। प्रतिदिन जो आपका माध्यम है 20-30 मिनट डेली साहित्य पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आपका मीडियम है, फिक्शन नॉवेल्स पढ़ो, उससे इनका इमेजिनेशन डेवलप होता है, लैंग्वेज डेवलप होती है। कुछ अच्छे वक्ताओं को सुनो, ओशो को सुनो, बुद्ध के कोट्स सुनो, ये सब आपका वैचारिक क्षमता का विकास करते हैं और एथिक्स में भी काम आते हैं। रजिस्टर के लास्ट 5 पेज ऐसे रखो कि आपका 200 शब्दों का एक शब्द संकलन तैयार होना चाहिए। शब्द संकलन लिखो इस बात को कि वो आपका होना चाहिए और फिर वहां पर आपको उसको यूज करके आना है, कि भूलना नहीं है उस समय कि मैं ये अच्छे, जैसे मैंने कोई अच्छे शब्द सीख लिए, अप्रतिम, कलाकारी, कलमकारी, मतलब सुगंध, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे से जो मुझे मतलब बड़े फील गुड कराते हैं, उन शब्दों का एक कलेक्शन लिख लेना है। टोटकों का प्रयोग करो, मतलब पूरी की पूरी पिक्चर को टोटकों में तैयार करके रख लो। जैसे कारण है तो उसको टोटकों में तैयार कर लो। एक बहुत बेसिक चीज़ लिखना यहाँ पर, इक प्रत्यय का प्रयोग। ये एक इतना खूबसूरत कंसेप्ट बता रही हूँ किसी चीज़ के विश्लेषण करने का। कोई भी चीज़ होती है उसके कई आयाम होते हैं, वो सारे आयाम इक प्रत्यय से बनते हैं। बताओ, सुनील नाम है ना तुम्हारा, बताओ कौन कौन से, जैसे जल्दी जल्दी बताओ। जैसे पुनर्जागरण की बात करी है ना, कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, तो सारी चीज़ों को उस समीक्षा में कवर किया करो। नैतिक दृष्टि से क्या फर्क पड़ा उस चीज़ का, सामाजिक दृष्टि, जैसे कहीं भी एक आधा प्रश्न आएगा ही परिणाम और प्रभाव का, तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। ऐतिहासिक, तो ये एक आपके तैयार होना चाहिए। ब्रेन में इक प्रत्यय खुलना आना चाहिए। जब भी किसी चीज़ की समीक्षा करनी है तो इक प्रत्यय को खोलना है। संस्कृत के कुछ श्लोक भगवत गीता के और रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों का रट्टा मार लो और पूरे पेपर में एक जगह उसको यूज करके आओ, ठीक है? इट विल हेल्प यू। ये वो गार्निशिंग है, वो धनिया पत्ती है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी। मैं जीवन में जितनी भी बैठकों में या कभी भी इस तरह हम लोगों को ऑफिसर्स को मिलता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देना है, कुछ करना, मैं एक चीज़ का हमेशा बहुत यूज़ करती हूँ, वो है आंकड़ों में। मैं हमेशा एक आंकड़ों का आप लिस्ट रेडी रखिए, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या, जो भी जीडीपी, ग्रोथ रेट और लिटरेसी रेट, इस तरह की जो डाटा हैं, लोएस्ट किस स्टेट की है, किस कंट्री की है, हाईएस्ट किसकी है, इंडिया की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, ये आपको एक तो निबंध में यूज़ कर लेनी है, आ जाएगी काम में ये डाटा। और इसके अलावा कुछ एक आधा आंसर भी आपको इस नेचर का मिल जाएगा कि ग्राफ बना के और आप बड़ा अच्छे से प्रूव कर पाते हो। जैसे आप जब फीमेल की बात करते हो, फीमेल पावर की बात करते हो, तो आप अगर ये बताते हो कि केरला की साक्षरता अप है तो लिंगानुपात भी अप है ना। जिन स्टेट्स की साक्षरता डाउन है वहाँ लिंगानुपात डिस्टर्ब्ड है। तो जब आपको एजुकेशन का महत्व सिद्ध करना है तो डाटा दो, फैक्ट दो, केवल बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं, आप उसको प्रूव्स दो। तो ये प्रूव्स के रूप में डाटा काम आता है। ये कुछ रेडीमेड सामान है जो आपका काम आ जाना है ना। कि डिश कोई भी बनेगी, धनिया पत्ती तो काम आ ही जानी है, तो रख ही लो पहले ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको हाउ टू राइट मेंस के बारे में बताया और मेरे ख्याल से लगभग मैंने मेरे सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इन द लास्ट व्हाट आई विल से कि आपको वो एक विश्लेषक के रूप में देखना चाहते हैं, एक बुद्धिजीवी के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है? तो
सृजनात्मक निष्कर्ष की स्थापना अवश्य करें। और कोई भी प्रश्न, मेरे ख्याल से 90% उत्तर में ये स्कोप होता है कि आप कोई ना कोई सृजनात्मक निष्कर्ष अवश्य स्थापित करें। तो निष्कर्ष स्थापना का कोई भी स्कोप जो है वो आप ना छोड़ें। तो क्लास अच्छी लगी आप लोगों को? सारी चीज़ें लगभग हमने इसमें समेटी। अब एक लास्ट बात मैंने जो शुरू में बताई थी, आंसर लिखना एक कौशल है, और कौशल कैसे डेवलप होता है? अभ्यास से। आप लगातार प्रैक्टिस करें एक ही क्वेश्चन को कई बार, तब तक जब तक आप एक ऐसा उत्तर नहीं जनरेट कर पाते हैं जो प्रभावित करता है, जो अपने आप में कंप्लीट है, क्रिस्प है, परफेक्ट है, टच करता है ना, तब तक आप उसको रिपीटेडली लिखिए और एक दूसरे के अच्छे उत्तरों को पढ़िए। और एक परफेक्ट लेवल तक जब आप उत्तर लिखना सीख जाएंगे, 4-5 उत्तर जब आप परफेक्टली लिख लेंगे, तो फिर ये आप में नेचुरल फ्लो के रूप में आ जाएगी लेखन क्षमता का विकास। तो ये सारी प्रैक्टिसेस कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अभी हम लोगों ने ये सुना कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन किस प्रकार से किया जाए। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तैयारी, और तैयारी के बाद प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव व्यक्ति को लेखनी के मामले में मास्टर बना देता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति आपके पास होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारगर्भित रूप में इन्हीं बातों पर रचना ने आपसे चर्चा की। और कुछ चीज़ें होती है कंठस्थ करने वाली। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि 2003 में हमने इस आश्रम के प्रोजेक्ट को आरंभ किया था। प्रारंभ में ग्रेड 3 का पेपर और ग्रेड 1, ग्रेड 2 पर काम किया, और उधर रचना पर काम चल रहा था। हम लोग RAS की तैयारी कर रहे थे। वर्ष 2005 की बात है। उससे पहले रचना के लगभग 12 सिलेक्शन हिंदी विषय में हो चुके थे। ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, मतलब KV में, नवोदय में, DSSB में, इन सब में चयन अलग अलग हुए थे, ढेर सारे चयन हुए थे। और उसका श्रेय मैं एक पुस्तक को देता हूँ। मैं उस पुस्तक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। मैं उसके मूल लेखक का भी नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसका जो मूल लेखक था वो मुश्किल से 32-33 वर्षीय एक हिंदी का विद्वान व्यक्ति था। तो जब हम लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस, जयपुर में बड़ा प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट था SMS, और उसका अभी दोबारा भी प्रारंभ किया है। बहुत विद्वान लोग, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, खंगारोत सर थे और नाथुराम का सर थे, सभी SMS से जुड़े हुए थे और एक बड़े ही समर्पित भाव से वो लोग काम करते थे। आर्थिक उद्देश्य नहीं था। तो हम लोग रचना के इंटरव्यू के लिए गए, 3 दिन वहाँ रुके। तो हमने कहा कि चलो इस पुस्तक के लेखक से भी मिला जाए। तो मैंने उस पुस्तक के लेखक को फ़ोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है, धन्यवाद ज्ञापित करना है, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बहन के 12 चयन जो हैं वो हिंदी में भिन्न भिन्न पदों पर हुए हैं। फिर हम लेखक महोदय के घर पहुँचे। तो मैंने जैसे कि बताया कि उनकी अवस्था 32-33 वर्ष रही होगी, और मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। हम लोग बैठे, चाय आदि पी। फिर उन्होंने मेरे को एक बात कही। उन्होंने कहा कि सर मैंने भी ये सारे के सारे पेपर दिए, लेकिन मेरा एक में भी चयन नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। वो कहते कैसे? मैंने कहा आप अपनी किताब उठाओ और उस किताब का पन्ना यूँ खोलो और इससे जो भी प्रश्न करना है आप कीजिए और आपको जवाब मिलेगा। क्या आपको आपकी लिखी हुई सारी की सारी पुस्तक कंठस्थ है? तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों को कंठस्थ करना पड़ता है, लेकिन एक परंपरा सी चल पड़ी है कि बात को समझें, लंबे लंबे लेक्चर सुने। ऐसा है कि कुर्सी पर बैठें
और 8 घंटे हार्ड कॉपी में रोज पढ़ें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। धार टीचर के नहीं लगानी है हमें, टीचर को शानदार नहीं बनाना, आपको शानदार बनाना है। और आपको शानदार बनाने के लिए जरूरी है कि आपको कुर्सी पर बैठकर पढ़वाया जाए, इतनी सी बात है। तो बहुत सारी बातें आपने रचना से सुनी और सीखी, अब उसका प्रयोग करना तो आप पर निर्भर करेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।